उस शाम जब अंधेरा होने लगा तब जाकर ग्रेगोर अपनी गहरी और बेहोशी जैसी नींद से जागा। अगर कोई उसे नहीं जगाता तो भी वह थोड़ी देर में खुद ही जाग जाता, क्योंकि उसने काफ़ी नींद ले ली थी और अब वह पूरी तरह आराम महसूस कर रहा था। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किसी के जल्दी-जल्दी चलने की आहट और बाहर के कमरे का दरवाज़ा सावधानी से बंद होने की आवाज़ ने उसे जगा दिया हो। गली की बिजली की बत्तियों की हल्की रोशनी छत पर और फर्नीचर के ऊपरी हिस्सों पर पड़ रही थी, लेकिन नीचे, जहाँ ग्रेगोर था, वहाँ अंधेरा था। वह धीरे-धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, अपने एंटाइना स्पर्शक से रास्ता टटोलते हुए, जिनकी अहमियत अब उसे समझ आने लगी थी। उसका पूरा बायाँ हिस्सा एक खिंचे हुए घाव जैसा लग रहा था और उसे अपने दोनों तरफ के पैरों पर लंगड़ाकर चलना पड़ रहा था। सुबह की घटना में उसका एक पैर बुरी तरह घायल हो गया था। यह चमत्कार ही था कि सिर्फ एक ही पैर घायल हुआ और वह बेजान होकर घिसट रहा था। जब वह दरवाजे तक पहुंचा तब उसे समझ आया कि असल में उसे वहां किस चीज़ ने खींचा था। वह खाने की खुशबू थी। दरवाजे के पास एक कटोरा रखा था जो मीठे दूध से भरा था और उसमें सफ़ेद डबल रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े तैर रहे थे। वह इतना खुश हुआ कि लगभग हंस पड़ा, क्योंकि उसे सुबह से भी ज़्यादा भूख लगी थी। उसने तुरंत अपना सिर दूध में डुबो दिया, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी लगभग डूब गईं। लेकिन उसने जल्द ही निराश होकर अपना सिर वापस खींच लिया। न सिर्फ उसकी नाजुक बाईं तरफ के दर्द की वजह से खाना मुश्किल हो रहा था, वह तभी खा सकता था जब उसका पूरा शरीर एक साथ काम करे, बल्कि उसे वो दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूध उसका पसंदीदा ड्रिंक हुआ करता था और उसकी बहन ने पक्का इसीलिए इसे वहां रखा होगा, लेकिन उसने न चाहते हुए भी कटोरे से मुंह मोड़ लिया और कमरे के बीच में वापस रेंग गया। दरवाजे की दरार से ग्रेगोर देख सकता था कि बाहर वाले कमरे में गैस की रोशनी जल रही थी। इस समय उसके पिता अक्सर शाम का अखबार जोर-जोर से उसकी माँ और कभी-कभी उसकी बहन को पढ़कर सुनाते थे, लेकिन आज वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। शायद उसके पिता ने हाल ही में यह आदत छोड़ दी हो। चारों तरफ इतनी खामोशी थी, जबकि घर में लोग मौजूद थे। ये परिवार कितनी शांत जिंदगी जीता है, ग्रेगोर ने खुद से कहा, और अंधेरे में घूरते हुए उसे बहुत गर्व महसूस हुआ कि वह अपनी बहन और माता-पिता को ऐसे अच्छे घर में ऐसी जिंदगी दे पाया। लेकिन क्या होगा अगर यह सारी शांति, धन और आराम एक भयानक और डरावने अंत पर आ जाए? ग्रेगोर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था, इसलिए वह कमरे में इधर-उधर रेंगने लगा। उस लंबी शाम के दौरान एक बार कमरे का एक दरवाजा थोड़ा सा खुला और फिर जल्दी से बंद हो गया। बाद में दूसरे दरवाजे के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी को अंदर आना था, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। ग्रेगोर तुरंत दरवाजे के पास जाकर इंतजार करने लगा, इस इरादे से कि या तो उस डरपोक मेहमान को अंदर ले आए या कम से कम यह देख ले कि वह कौन था। लेकिन उस रात दरवाज़ा दोबारा नहीं खुला और ग्रेगोर बेकार ही इंतज़ार करता रहा। पिछली सुबह जब दरवाजे बंद थे तो हर कोई उसके पास आना चाहता था, लेकिन अब जब उसने एक दरवाज़ा खुद खोल दिया था और दूसरा दिन में किसी समय खोल दिया गया था, तो कोई नहीं आया और चाबियां भी बाहर की तरफ थीं। देर रात को जब बाहर के कमरे की रोशनी बुझाई गई, तब जाकर ग्रेगोर को समझ आया कि उसके माता-पिता और बहन अब तक जागे हुए थे, क्योंकि उनके दबे पाँवों से जाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अब यह साफ था कि सुबह तक कोई उसके कमरे में नहीं आएगा। इससे उसे यह सोचने का काफ़ी वक़्त मिल गया कि उसे अपनी ज़िंदगी को कैसे नए सिरे से व्यवस्थित करना है। पता नहीं क्यों, लेकिन वह ऊँचा और खाली कमरा, जहाँ उसे रहने पर मजबूर होना पड़ा था, उसे अब डरावना लग रहा था, जबकि वह वहाँ 5 साल से रह रहा था। थोड़ी शर्म महसूस करते हुए वह जल्दी से सोफ़े के नीचे घुस गया। वहाँ उसकी पीठ थोड़ी दब रही थी और वह अपना सिर नहीं उठा पा रहा था। फिर भी उसे तुरंत आराम महसूस हुआ। उसे बस इस बात का अफ़सोस था कि उसका शरीर इतना चौड़ा हो गया था कि वह पूरी तरह नीचे नहीं आ सकता था। उसने पूरी रात वहीं बिताई। कभी वह हल्की नींद में सोता, जिससे वह बार-बार भूख की वजह से जाग जाता, और कभी वह चिंताओं और धुंधली उम्मीदों में खोया रहता। हर बार वह इसी नतीजे पर पहुंचता। अभी उसे शांत रहना होगा, धैर्य दिखाना होगा और समझदारी से काम लेना होगा, ताकि उसका परिवार उस परेशानी को झेल सके जो उसकी मौजूदा हालत की वजह से उन पर आ पड़ी थी। ग्रेगोर को जल्द ही अपने फैसले को परखने का मौका मिल गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी बहन ने, जो लगभग पूरी तरह तैयार थी, बाहर के कमरे का दरवाज़ा खोला और चिंता से अंदर झांका।
उससे ग्रेगोर तुरंत दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उसने उसे सोफ़े के नीचे देखा, आखिर उसे कहीं तो होना ही था, वह उड़ तो नहीं सकता था। तो वह इतनी डर गई कि उसने बाहर से दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। लेकिन शायद उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ, क्योंकि उसने तुरंत दरवाज़ा फिर से खोला और दबे पाँवों अंदर आई, जैसे वह किसी गंभीर रूप से बीमार या किसी अजनबी के कमरे में आ रही हो। ग्रेगोर ने अपना सिर सोफ़े के किनारे तक आगे बढ़ाया और उसे देखने लगा। क्या वह देखेगी कि उसने दूध वैसे का वैसा छोड़ दिया है? क्या वह समझेगी कि ऐसा भूख न होने की वजह से नहीं है? और क्या वह उसके लिए कोई और खाना लाएगी? अगर वह खुद नहीं करती, तो ग्रेगोर ने सोचा कि वह भूखा रहना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वह उसका ध्यान इस ओर दिलाए। हालाँकि उसका बहुत मन हो रहा था कि वह सोफ़े के नीचे से बाहर निकले, बहन के पैरों में गिर जाए और उससे कुछ अच्छा खाने को माँगे। लेकिन उसकी बहन ने तुरंत भरे हुए कटोरे को देखा और आश्चर्य से उसके चारों ओर गिरे दूध की बूंदों को भी। उसने तुरंत उसे उठा लिया, नंगे हाथों से नहीं बल्कि एक कपड़े से, और बाहर ले गई। ग्रेगोर बहुत उत्सुक था कि वह बदले में क्या लाएगी। उसने तरह-तरह की अटकलें लगाईं, लेकिन वह कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसकी बहन अपनी अच्छाई में असल में क्या लाएगी। उसका स्वाद परखने के लिए वह एक पुराने अखबार पर ढेर सारी चीज़ें फैलाकर लाई। वहाँ पुरानी आधी सड़ी हुई सब्जियाँ थीं, रात के खाने की बची हुई हड्डियाँ, जिन पर जमी हुई सफ़ेद सॉस लगी थी, कुछ किशमिश और बादाम, थोड़ा पनीर, जिसे ग्रेगोर ने 2 दिन पहले खाने लायक नहीं माना था, एक सूखी रोटी और मक्खन, नमक लगा ब्रेड का टुकड़ा। इन सब के अलावा उसने कटोरे में पानी भी भर दिया था, जो शायद अब हमेशा के लिए ग्रेगोर के लिए ही रख दिया गया था। फिर ग्रेगोर की भावनाओं का ख्याल रखते हुए, क्योंकि वह जानती थी कि वह उसके सामने नहीं खाएगा, वह जल्दी से बाहर चली गई और चाबी भी घुमा दी, ताकि ग्रेगोर समझ जाए कि वह अब अकेले में आराम से खा सकता है। ग्रेगोर के नन्हे पैर तेजी से चलने लगे। आखिर उसे खाना मिल गया था। उसके घाव भी शायद पूरी तरह भर गए थे, क्योंकि उसे चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यह उसके लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि 1 महीने पहले जब उसकी उँगली चाकू से थोड़ी-सी कट गई थी, तो उसमें परसों तक दर्द था। क्या मैं अब पहले से कम संवेदनशील हो गया हूँ? उसने सोचा और वह लालच से पनीर चूसने लगा, जिसने उसे बाकी चीज़ों के मुकाबले सबसे ज़्यादा आकर्षित किया था। जल्दी-जल्दी, खुशी से आँखों में पानी भरकर उसने पनीर, सब्जियाँ और सॉस सब खा लिया। दूसरी तरफ ताज़ी चीज़ें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगीं, यहाँ तक कि उसने अपनी पसंद की चीज़ों को उनसे दूर घसीट लिया, क्योंकि उसे ताज़ी चीज़ों की महक बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खाने के काफ़ी देर बाद तक वह उसी जगह सुस्ती में लेटा रहा। फिर उसकी बहन ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया, या इशारा देने के लिए कि उसे छुप जाना चाहिए। वह तुरंत चौंका, हालांकि वह आधी नींद में था, और वापस सोफे के नीचे भाग गया। लेकिन जब तक उसकी बहन कमरे में थी, उसे वहाँ रहने के लिए बहुत आत्मसंयम की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इतना खाना खाने के बाद उसका शरीर थोड़ा फूल गया था और उस तंग जगह में उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। आधा दम घुटते हुए उसने अपनी उभरी हुई आंखों से देखा कि उसकी बहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के झाड़ू उठाई और बचे हुए खाने को, जिसे उसने छुआ भी नहीं था, एक साथ मिलाकर कचरे के डिब्बे में डाल दिया। उसने सब कुछ बाहर ले जाकर लकड़ी का ढक्कन बंद कर दिया। उसके मुड़ते ही ग्रेगोर सोफे के नीचे से बाहर आया और खुद को फैलाया। अब ग्रेगोर को हर दिन इसी तरह खाना मिलता था। एक बार सुबह जब उसके माता-पिता और नौकरानी सो रहे होते, और दूसरी बार दोपहर के खाने के बाद, जब उसके माता-पिता थोड़ी देर के लिए सो जाते और उसकी बहन नौकरानी को किसी काम से बाहर भेज देती। ग्रेगोर के माता-पिता भी नहीं चाहते थे कि वह भूखा रहे, लेकिन शायद वे उसे खाते हुए देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे, और शायद उसकी बहन उन्हें इस दुःख से बचाना चाहती थी, क्योंकि वे पहले ही काफ़ी परेशान थे। ग्रेगोर के लिए यह जानना नामुमकिन था कि उस पहली सुबह डॉक्टर और ताला खोलने वाले को घर से भेजने के लिए उन्होंने क्या कहा था। चूँकि कोई उसकी बात नहीं समझ सकता था, किसी ने, यहाँ तक कि उसकी बहन ने भी नहीं सोचा कि वह उनकी बातें समझ सकता है। इसलिए उसे अपनी बहन की आहों और संतों से की गई प्रार्थनाओं को सुनकर ही संतोष करना पड़ता, जब वह उसके कमरे में काम करती थी। बाद में जब वह इन सब चीज़ों की थोड़ी आदी हो गई, हालाँकि पूरी तरह आदी होना तो नामुमकिन था, तब ग्रेगोर कभी-कभी कोई दोस्ताना टिप्पणी, या जिसे दोस्ताना माना जा सके, सुन लेता था। आज उसने मज़े से खाना खाया। वह तब कहती जब ग्रेगोर ने सारा खाना खत्म कर दिया होता,
और अगर वह खाना छोड़ देता, जो अब अक्सर होने लगा था, तो वह उदासी से कहती, "आज फिर सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा है।" हालाँकि ग्रेगोर को सीधे कोई खबर नहीं मिलती थी, लेकिन वह बगल के कमरों की बातें सुनता रहता था। जब भी कोई बोलता, वह तुरंत दरवाजे से जाकर अपना पूरा शरीर उससे सटा देता। शुरुआत में शायद ही कोई ऐसी बातचीत होती थी जो किसी न किसी तरह, चाहे गुप्त रूप से ही सही, उसके बारे में ना हो। 2 दिनों तक हर वक्त खाने की मेज़ पर यही चर्चा होती रही कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और तो और, खाने के बीच में भी वे इसी विषय पर बात करते, क्योंकि घर में हमेशा कम से कम 2 लोग मौजूद रहते थे। कोई अकेला नहीं रहना चाहता था और घर को पूरी तरह खाली छोड़ना भी मुमकिन नहीं था। पहले ही दिन नौकरानी ने ग्रेगोर की माँ के पैरों में गिरकर विनती की थी कि उसे फ़ौरन नौकरी से जाने दिया जाए। यह साफ नहीं था कि उसे घटना के बारे में कितना पता था, लेकिन उसने 15 मिनट के अंदर घर छोड़ दिया और जाते हुए ग्रेगोर की माँ का ऐसे धन्यवाद किया जैसे उन्होंने उस पर कोई बहुत बड़ा उपकार किया हो। उसने कसम भी खाई कि वह किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। हालांकि किसी ने उससे ऐसा करने को नहीं कहा था। अब ग्रेगोर की बहन को उसकी माँ के साथ मिलकर खाना पकाना पड़ता था। हालांकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं थी, क्योंकि कोई ज़्यादा खाना नहीं खाता था। ग्रेगोर अक्सर सुनता कि वे एक दूसरे को खाने के लिए कहते और जवाब मिलता, नहीं शुक्रिया, मेरा पेट भर गया है। कोई ज़्यादा पानी भी नहीं पीता था। उसकी बहन कभी कभी पिता से पूछती कि क्या वे बियर लेंगे, इस उम्मीद में कि वह खुद जाकर ला सकेगी। जब पिता चुप रहते, तो वह यह भी कह देती कि वह हाउसकीपर को भेज सकती है, ताकि उन्हें यह न लगे कि वह स्वार्थी हो रहे हैं। लेकिन तब पिता एक जोर की नहीं के साथ बात खत्म कर देते। पहले दिन के खत्म होने से पहले ही पिता ने माँ और बहन को उनकी आर्थिक स्थिति और भविष्य के बारे में समझा दिया था। कभी कभी वे मेज से उठकर उस छोटे कैश बॉक्स से कोई रसीद या दस्तावेज निकालते, जिसे उन्होंने 5 साल पहले अपना व्यापार डूबने के बाद बचाया था। ग्रेगोर सुनता कि वे कैसे उस जटिल ताले को खोलते और फिर काम की चीज निकालने के बाद उसे बंद कर देते। पिता की बातें सुनना ग्रेगोर के लिए कमरे में बंद होने के बाद पहली अच्छी खबर थी। उसे लगा था कि पिता के व्यापार से कुछ भी नहीं बचा था। कम से कम पिता ने उसे कभी कुछ और नहीं बताया था और ग्रेगोर ने भी कभी पूछा नहीं था। व्यापार में घाटे ने परिवार को पूरी तरह निराशा में डाल दिया था और उस समय ग्रेगोर की बस यही चिंता थी कि वह सब कुछ ऐसा कर दे कि वे लोग उस भूल को जल्द से जल्द भूल सकें। तब उसने बहुत मेहनत करना शुरू किया था। एक जूनियर सेल्समैन से रातों रात एक ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव बन गया था, जिससे वह काफ़ी अलग-अलग तरीकों से पैसे कमा सकता था। ग्रेगोर अपनी सफलता को तुरंत नकदी में बदल देता और घर की मेज़ पर अपने हैरान और खुश परिवार के सामने रख देता। वे अच्छे दिन थे और वे फिर कभी नहीं आए, कम से कम उतनी शान के साथ नहीं। हालांकि बाद में ग्रेगोर इतना कमाने लगा था कि वह पूरे परिवार का खर्चा उठा सके, और उसने उठाया भी। वे सब इसके आदी हो गए थे, ग्रेगोर भी और उसका परिवार भी। वे कृतज्ञता के साथ पैसे लेते और वह खुशी से देता, लेकिन अब उसमें वह पुरानी गर्मजोशी नहीं रही थी। अब ग्रेगोर सिर्फ अपनी बहन के करीब था। वह संगीत की बहुत शौकीन थी और बहुत अच्छा वायलिन बजाती थी। ग्रेगोर का गुप्त प्लान था कि अगले साल उसे संगीत विद्यालय भेजेगा। हालांकि इसमें बहुत खर्चा होता, जिसे किसी और तरीके से पूरा करना पड़ता। जब ग्रेगोर शहर में होता तो अक्सर अपनी बहन से संगीत विद्यालय के बारे में बात करता, लेकिन हमेशा एक खूबसूरत सपने की तरह, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। माता पिता को यह मासूम बातचीत पसंद नहीं थी, लेकिन ग्रेगोर ने इसके बारे में पक्का सोच रखा था और क्रिसमस पर वह इसकी घोषणा करने वाला था। यही सब बेमतलब की बातें उसके दिमाग में चल रही थीं जब वह दरवाजे से सटकर खड़ा सुन रहा था। कभी कभी वह सुनते सुनते इतना थक जाता कि उसका सिर दरवाजे से टकरा जाता और वह उसे झटके से वापस खींच लेता, क्योंकि उसकी छोटी सी आवाज भी बगल के कमरे में सुनी जा सकती थी और वे सब चुप हो जाते। अब वह क्या कर रहा है? थोड़ी देर बाद पिता कहते, जो साफ तौर पर दरवाजे की ओर गए होंगे, और तभी रुकी हुई बातचीत धीरे धीरे फिर शुरू होती। चीजों को समझाते हुए पिता खुद को कई बार दोहराते। थोड़ा इसलिए क्योंकि उन्होंने इन मामलों को लंबे समय से नहीं देखा था, और थोड़ा इसलिए क्योंकि ग्रेगोर की माँ पहली बार में सब कुछ नहीं समझ पाती थी। इन बार बार की व्याख्याओं से ग्रेगोर को खुशी के साथ पता चला कि उनकी सारी बदकिस्मती के बावजूद पुराने दिनों का कुछ पैसा अब भी बचा हुआ था।
ये बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस बीच इसे छुआ नहीं गया था और उस पर थोड़ा ब्याज भी जमा हो गया था। इसके अलावा ग्रेगोर हर महीने जो पैसा घर लाता था, उसमें से वे पूरा खर्च नहीं करते थे, तो वह भी जमा होता रहा था। दरवाजे के पीछे ग्रेगोर ने इस अनजानी बचत और सावधानी पर खुशी से सिर हिलाया। वह इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल अपने बॉस का कर्ज चुकाने में कर सकता था और जिस दिन वह उस नौकरी से मुक्त होता, वह बहुत जल्दी आ सकता था। लेकिन अब जो पिता ने किया था, वह निश्चित रूप से बेहतर था। हालांकि यह पैसा इतना नहीं था कि परिवार सिर्फ ब्याज पर जी सके। ये उन्हें शायद 1 या 2 साल तक ही चला सकता था, उससे ज़्यादा नहीं। यानी ये वह पैसा था जिसे छूना नहीं चाहिए था, बल्कि मुसीबत के वक्त के लिए बचा कर रखना चाहिए था। जीने के लिए पैसा कमाना ही पड़ता। उसके पिता स्वस्थ तो थे, पर बूढ़े हो चुके थे और उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। पिछले 5 सालों में जब उन्होंने काम नहीं किया था, उनकी तनावपूर्ण और असफल जिंदगी की पहली छुट्टी, तो उनका वजन काफी बढ़ गया था और वे बहुत धीमे और सुस्त हो गए थे। क्या अब ग्रेगोर की बूढ़ी माँ को पैसे कमाने जाना होगा? उन्हें अस्थमा था और घर में इधर-उधर चलने में भी उन्हें परेशानी होती थी। हर दूसरे दिन वे खुली खिड़की के पास सोफे पर सांस लेने के लिए संघर्ष करती थी। क्या उसकी बहन को पैसे कमाने जाना होगा? वह अभी सिर्फ 17 साल की बच्ची थी, जिसकी अब तक की जिंदगी बहुत ही प्यारी थी। अच्छे कपड़े पहनना, देर तक सोना, घर के काम में मदद करना, थोड़ी बहुत मौज मस्ती करना और सबसे बढ़कर वायलिन बजाना। जब भी पैसे कमाने की बात होती, ग्रेगोर दरवाजे से हट जाता और पास के ठंडे चमड़े के सोफे पर गिर जाता। शर्म और पछतावे से उसका शरीर जलने लगता। वह अक्सर पूरी रात वहीं लेटा रहता, एक पल भी नहीं सोता, बस घंटों तक चमड़े को खुरचता रहता। या फिर वह बड़ी मेहनत से कुर्सी को खिड़की तक धकेलता, उस पर चढ़ता और खिड़की के सहारे टिककर बाहर घूरता रहता। पहले उसे ऐसा करने से बहुत आज़ादी महसूस होती थी, लेकिन अब यह अनुभव से ज़्यादा याद बनकर रह गया था, क्योंकि अब उसे चीज़ें उतनी साफ नहीं दिखती थीं, यहाँ तक कि पास की चीज़ें भी नहीं। पहले वह सड़क के उस पार अस्पताल की इमारत को कोसता था, जो हमेशा दिखती थी, लेकिन अब वह उसे बिल्कुल नहीं देख पाता था। अगर उसे पता ना होता कि वह शार्लोटन स्ट्रासे में रहता है, जो शहर के बीच में होने के बावजूद एक शांत सड़क थी, तो उसे लगता कि वह खिड़की से किसी बंजर रेगिस्तान को देख रहा है, जहाँ ग्रे आसमान और ग्रे जमीन एक दूसरे में मिल गए हैं। उसकी तेज नज़र वाली बहन ने सिर्फ 2 बार कुर्सी को वहां देखा और उसके बाद जब भी वह कमरा साफ करती, कुर्सी को वापस उसी जगह खिड़की के पास रख देती और यहाँ तक कि खिड़की का अंदरूनी शीशा भी खुला छोड़ देती। अगर ग्रेगोर अपनी बहन से बात कर पाता और उसे धन्यवाद दे पाता जो वह उसके लिए कर रही थी, तो उसके लिए यह सब सहना आसान होता। लेकिन अभी यह उसे दर्द देता था। उसकी बहन स्वाभाविक रूप से यह दिखाने की पूरी कोशिश करती कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, और जितना समय बीतता गया, वह इसमें उतनी ही माहिर होती गई। लेकिन समय के साथ ग्रेगोर भी यह सब और अच्छे से समझने लगा। अब जब भी वह कमरे में आती, तो ग्रेगोर को बहुत बुरा लगता। आते ही वह सावधानी के तौर पर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती, ताकि किसी और को ग्रेगोर का कमरा न देखना पड़े। फिर वह सीधे खिड़की की ओर जाती और उसे ऐसे खोलती जैसे उसका दम घुट रहा हो। चाहे ठंड ही क्यों ना हो, वह थोड़ी देर खिड़की पर गहरी सांसें लेती रहती। उसकी इस भाग-दौड़ और शोर से ग्रेगोर दिन में 2 बार डर जाता। वह सोफे के नीचे काँपता रहता, ये जानते हुए भी कि वह उसे इस तकलीफ से बचाना चाहती थी, लेकिन खिड़कियाँ बंद करके उसके साथ एक कमरे में रहना उसके लिए नामुमकिन था। एक दिन ग्रेगोर के बदलने के लगभग 1 महीने बाद, जब उसकी बहन के पास उसके रूप को देखकर चौंकने का कोई ख़ास कारण नहीं था, वह सामान्य से थोड़ा पहले कमरे में आ गई और उसे खिड़की से बाहर घूरते हुए पाया। वह बिल्कुल स्थिर था और ऐसी जगह खड़ा था जहाँ वह सबसे ज़्यादा भयानक लग रहा था। अगर बहन कमरे में नहीं आती तो ग्रेगोर को कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसके वहां होते हुए खिड़की खोलना मुश्किल था। लेकिन वह न सिर्फ अंदर नहीं आई, बल्कि वह उल्टे पांव वापस गई और दरवाजा बंद कर लिया। कोई अजनबी सोचता कि शायद ग्रेगोर ने उसे डराया है या काटने की कोशिश की है। ग्रेगोर निश्चित रूप से तुरंत सोफे के नीचे छिप गया, लेकिन उसे दोपहर तक इंतजार करना पड़ा जब उसकी बहन वापस आई और वह पहले से कहीं ज्यादा बेचैन लग रही थी। इससे ग्रेगोर को एहसास हुआ कि उसका दिखना अभी भी उसके लिए असहनीय है और आगे भी रहेगा।
शायद उसे सोफे के नीचे से निकले उसके शरीर के छोटे से हिस्से को देखकर भी भागने की इच्छा को दबाना पड़ता होगा। एक दिन उसे इस नज़ारे से भी बचाने के लिए उसने 4 घंटे लगाकर अपनी पीठ पर एक चादर उठाई और उसे सोफे पर इस तरह व्यवस्थित किया कि वह पूरी तरह ढक जाए और उसकी बहन झुकने पर भी उसे न देख सके। अगर उसे लगता कि चादर की ज़रूरत नहीं है तो वह उसे हटा सकती थी, क्योंकि यह साफ था कि ग्रेगोर के लिए खुद को इस तरह पूरी तरह अलग-थलग करना कोई खुशी की बात नहीं थी। लेकिन उसने चादर को वहीं रहने दिया। ग्रेगोर को लगा कि उसने एक बार कृतज्ञता की एक झलक देखी, जब उसने सावधानी से चादर के नीचे से यह देखने के लिए झांका कि उसकी बहन को यह नई व्यवस्था कैसी लगी। पहले 14 दिनों तक ग्रेगोर के माता-पिता उसे देखने के लिए कमरे में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वह अक्सर उन्हें यह कहते सुनता कि वे बहन के नए काम की कितनी तारीफ करते हैं, जबकि पहले वे उसे एक ऐसी लड़की मानते थे जो किसी काम की नहीं थी और अक्सर उस पर नाराज़ होते थे। लेकिन अब वे दोनों, पिता और माँ, अक्सर ग्रेगोर के कमरे के बाहर इंतज़ार करते जब बहन अंदर सफाई कर रही होती, और जैसे ही वह बाहर आती उसे उन्हें सब कुछ विस्तार से बताना पड़ता। कमरा कैसा लग रहा था, ग्रेगोर ने क्या खाया, उसने कैसा व्यवहार किया और क्या कोई थोड़ा सुधार दिखा। उसकी माँ भी ग्रेगोर से मिलने जल्दी जाना चाहती थी, लेकिन पिता और बहन ने उन्हें पहले मना लिया। ग्रेगोर ने यह सब बहुत ध्यान से सुना और पूरी तरह सहमत हुआ, लेकिन बाद में उन्हें ज़बरदस्ती रोकना पड़ा, जिससे वे चिल्लाईं, "मुझे जाने दो, मुझे ग्रेगोर को देखना है, वो मेरा बदनसीब बेटा है। क्या तुम लोग नहीं समझते कि मुझे उससे मिलना है?" और ग्रेगोर मन ही मन सोचता कि शायद माँ का आना बेहतर होगा, हर रोज़ नहीं, पर शायद हफ्ते में एक बार। वे बहन से ज़्यादा अच्छे से सब समझ सकती थी। बहन अपनी हिम्मत के बावजूद आखिर एक बच्ची ही थी, और शायद उसने एक ऐसा मुश्किल काम अपने सिर ले लिया था जिसे बड़ों की समझ की ज़रूरत थी। ग्रेगोर की अपनी माँ को देखने की इच्छा जल्द ही पूरी हो गई। अपने माता-पिता के लिहाज में ग्रेगोर दिन में खिड़की पर दिखने से बचता था। फर्श के कुछ वर्ग मीटर रेंगने के लिए काफ़ी नहीं थे। रात भर चुपचाप लेटे रहना मुश्किल था और खाने में अब उसे कोई मज़ा नहीं आता था। इसलिए अपना मनोरंजन करने के लिए उसने दीवारों और छत पर रेंगने की आदत डाल ली। उसे छत से लटकना विशेष रूप से पसंद था। ये फर्श पर लेटे रहने से बिल्कुल अलग था। वह ज़्यादा खुलकर सांस ले सकता था। उसके शरीर में एक हल्कापन आ जाता था और ऊपर लटके हुए रिलैक्स और लगभग खुश होकर कभी-कभी ऐसा होता कि वह खुद को ही चौंका देता और छत से छूटकर धड़ाम से फर्श पर गिर जाता। लेकिन अब उसका अपने शरीर पर पहले से कहीं बेहतर नियंत्रण था और इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी उसे कोई चोट नहीं लगती थी। बहुत जल्द उसकी बहन ने ग्रेगोर के मनोरंजन के इस नए तरीके को नोटिस कर लिया। आखिरकार रेंगते हुए उसके पैरों से चिपचिपे निशान छूट जाते थे और उसने सोचा कि ग्रेगोर के लिए इसे और आसान बनाने के लिए रास्ते में आने वाले फर्नीचर को हटा दिया जाए, खासकर दराजों वाली अलमारी और डेस्क को। ये काम बहन अकेले नहीं कर सकती थी। पिता से मदद मांगने की उसकी हिम्मत नहीं थी। रसोइया के चले जाने के बाद 16 साल की नौकरानी ने बड़ी बहादुरी से काम संभाला था, लेकिन इस काम में वह मदद नहीं करती। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि रसोई को हमेशा ताला लगाकर रखा जाए और बहुत ज़रूरी होने पर ही दरवाज़ा खोला जाए। इसलिए बहन के पास कोई चारा नहीं था कि वह ऐसे समय का चुनाव करे जब ग्रेगोर के पिता घर पर न हों और अपनी माँ को मदद के लिए बुलाए। जब माँ कमरे के पास आ रही थीं तो ग्रेगोर उनकी खुशी भरी आवाज़ें सुन सकता था, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वे चुप हो गईं। जाहिर है पहले बहन ने अंदर आकर देखा कि कमरे में सब कुछ ठीक है या नहीं, और उसके बाद ही उसने माँ को अंदर आने दिया। ग्रेगोर ने जल्दी से चादर को सोफे पर नीचे खींच लिया था और उसे इस तरह मोड़ दिया था कि सब कुछ ऐसा लगे जैसे चादर संयोग से वहां पड़ी हो। इस बार ग्रेगोर ने चादर के नीचे से झांकने की भी कोशिश नहीं की। उसने माँ को देखने का मौका बाद के लिए छोड़ दिया और बस इस बात से खुश था कि वे आईं। "तुम अंदर आ सकती हो, वह दिखाई नहीं दे रहा," बहन ने कहा, और शायद माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आई। वह पुरानी दराजों वाली अलमारी उन दो कमज़ोर महिलाओं के लिए बहुत भारी थी, लेकिन ग्रेगोर सुनता रहा कि वे कैसे उसे अपनी जगह से खिसका रही थीं। उसकी बहन हमेशा सबसे भारी काम खुद कर रही थी और माँ की चेतावनियों को अनसुना कर रही थी कि वह खुद को चोट लगा लेगी। ये काम बहुत लंबे समय तक चला।
15 मिनट या उससे ज़्यादा मेहनत करने के बाद माँ ने कहा कि अलमारी को वहीं छोड़ देना बेहतर होगा। एक तो यह कि वे पिता के आने से पहले काम ख़त्म नहीं कर पाएँगी, और इसे कमरे के बीच में छोड़ने से यह ग्रेगोर के रास्ते में और भी ज़्यादा रुकावट बनेगा। और दूसरी बात यह कि यह भी पक्का नहीं था कि फर्नीचर हटाना वाक़ई उसके लिए मददगार होगा। माँ को तो इसका उल्टा लग रहा था। खाली दीवारों को देखकर उनका दिल उदास हो गया था। और ग्रेगोर को भी ऐसा ही क्यों नहीं लगेगा? उसे इस फर्नीचर की आदत थी और ऐसे खाली कमरे में उसे बहुत अकेलापन महसूस होगा। फिर धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए, जैसे वे नहीं चाहती थीं कि ग्रेगोर, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ है, उनकी आवाज़ सुने, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वह उनकी बातें नहीं समझता। उन्होंने कहा, और फर्नीचर हटाकर क्या ऐसा नहीं लगेगा कि हमने उसके ठीक होने की सारी उम्मीद छोड़ दी है और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है? मुझे लगता है कि कमरे को बिल्कुल वैसा ही रखना सबसे अच्छा होगा जैसा वह पहले था, ताकि जब ग्रेगोर हमारे पास वापस आए तो उसे सब कुछ वैसा ही मिले और वह बीच के इस समय को आसानी से भूल सके। माँ के इन शब्दों को सुनकर ग्रेगोर को एहसास हुआ कि पिछले 2 महीनों में किसी से भी बात न कर पाने और परिवार की एक रस जिंदगी ने उसके दिमाग को भ्रमित कर दिया था। वरना वह खुद को कैसे समझाता कि वह अपने कमरे को खाली करवाना चाहता था? क्या वह वाकई अपने कमरे को एक गुफा में बदलना चाहता था? एक ऐसा गर्म कमरा जो उसके विरासत में मिले अच्छे फर्नीचर से सजा था? इससे वह किसी भी दिशा में बेरोक टोक रेंग सकता था। लेकिन इसका मतलब यह भी होता कि वह अपने उस अतीत को भूल जाता जब वह इंसान था। वह भूलने के बहुत करीब था, और यह माँ की आवाज़ थी जो इतने समय बाद सुनाई दी थी, जिसने उसे झकझोर कर वापस होश में ला दिया। कुछ भी नहीं हटाया जाना चाहिए, सब कुछ वहीं रहना चाहिए। उसे अपने फर्नीचर के अच्छे प्रभाव की ज़रूरत थी, और अगर फर्नीचर की वजह से उसे रेंगने में दिक्कत होती है, तो ये कोई नुकसान नहीं बल्कि एक बड़ा फ़ायदा था। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बहन इससे सहमत नहीं थी। उसे यह मानने की आदत हो गई थी, और बिना वजह नहीं, कि ग्रेगोर के मामलों में वह माता-पिता के सामने उसकी प्रवक्ता है। इसका मतलब यह था कि माँ की सलाह अब उसके लिए यह ज़िद करने का पर्याप्त कारण बन गई थी कि न केवल दराज़ों वाली अलमारी और डेस्क हटाई जाए, जैसा उसने पहले सोचा था, बल्कि सोफ़े को छोड़कर बाकी सारा फर्नीचर भी हटा दिया जाए। ये सिर्फ़ बचकानी ज़िद नहीं थी, यह वह आत्मविश्वास जो उसने हाल ही में हासिल किया था। उसने वाक़ई देखा था कि ग्रेगोर को रेंगने के लिए बहुत जगह चाहिए थी, जबकि फर्नीचर का उसके लिए कोई उपयोग नहीं था। लेकिन उस उम्र की लड़कियों में चीज़ों को लेकर उत्साह होता है, और वे चाहती हैं कि उनकी बात मानी जाए। शायद यही बात थी जिसने ग्रेटा को ग्रेगोर की स्थिति को और भी अधिक चौंकाने वाला बनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि वह उसके लिए और भी बहुत कुछ कर सके। शायद ग्रेटा ही वह एकमात्र इंसान होना चाहती थी जो ग्रेगोर के खाली कमरे में जाने की हिम्मत करे, जहां वह अकेले दीवारों पर रेंगता हो। इसलिए उसने माँ को अपनी बात से नहीं डिगने दिया। ग्रेगोर की माँ उसके कमरे में पहले से ही असहज लग रही थी। वे जल्द ही चुप हो गईं और अपनी बची हुई ताकत से बहन की मदद करने लगीं, ताकि अलमारी को बाहर निकाला जा सके। अलमारी के बिना तो ग्रेगोर काम चला सकता था, लेकिन डेस्क का रहना ज़रूरी था। जैसे ही दोनों महिलाओं ने कराहते हुए अलमारी को कमरे से बाहर निकाला, ग्रेगोर ने सोफे के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला, ताकि देख सके कि वह क्या कर सकता है। उसका इरादा जितना हो सके सावधान रहने का था, लेकिन बदकिस्मती से माँ ही पहले वापस आईं, जबकि ग्रेटा अगले कमरे में अलमारी को खुद ही इधर-उधर हिला रही थी, बिना उसे 1 इंच भी खिसकाए। माँ को ग्रेगोर को देखने की आदत नहीं थी, वह उन्हें बीमार कर सकता था। इसलिए ग्रेगोर तेजी से पीछे हटा और सोफे के दूसरे कोने में चला गया। लेकिन अपनी घबराहट में वह सामने की चादर को थोड़ा हिलने से नहीं रोक पाया। यह माँ का ध्यान खींचने के लिए काफी था। वे एकदम स्थिर हो गईं, एक पल के लिए वहीं रुकीं और फिर वापस ग्रेटा के पास चली गईं। ग्रेगोर खुद को यकीन दिलाता रहा कि कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, बस फर्नीचर के कुछ टुकड़े इधर-उधर किए जा रहे हैं। लेकिन जल्द ही उसे मानना पड़ा कि महिलाओं का आना-जाना, उनकी छोटी-छोटी आवाज़ें और फर्श पर फर्नीचर के घिसटने की आवाज़ें, ये सब उसे ऐसा महसूस करा रही थीं, जैसे उस पर हर तरफ से हमला हो रहा हो। अपने सिर और पैरों को समेटे हुए और शरीर को फर्श से सटाए हुए, उसे मानना पड़ा कि वह यह सब ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वे उसका कमरा खाली कर रहे थे,
उसकी हर प्यारी चीज़ को ले जा रहे थे। वे पहले ही उस संदूक को ले गए थे जिसमें उसका आरी और अन्य औज़ार थे। अब वे उस डेस्क को हटाने की धमकी दे रहे थे जिसका फर्श पर निशान बन गया था। वह डेस्क जहाँ उसने एक ट्रेनी के रूप में हाई स्कूल में, यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल में भी अपना होमवर्क किया था, वह अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था ये देखने के लिए कि उन दोनों के इरादे अच्छे हैं या नहीं। वह लगभग भूल ही गया था कि वे वहाँ हैं, क्योंकि अब वे काम करते-करते इतनी थक गई थीं कि कुछ बोल नहीं रही थीं और सिर्फ़ उनके भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो जब वे दोनों दूसरे कमरे में डेस्क के सहारे साँस ले रही थीं, वह बाहर निकला। उसने 4 बार दिशा बदली, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सबसे पहले क्या बचाए। तभी अचानक उसकी नज़र दीवार पर टंगी तस्वीर पर पड़ी, जो बाकी सब कुछ हट जाने के बाद अब अकेली बची थी। उस महिला की तस्वीर जो बहुत सारे फर वाले कपड़ों में थी। वह जल्दी से ऊपर चढ़ा और तस्वीर के शीशे से चिपक गया। शीशे ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके गर्म पेट को ठंडक अच्छी लगी। कम से कम यह तस्वीर, जिसे अब ग्रेगोर ने पूरी तरह ढक लिया था, कोई नहीं ले जा सकेगा। उसने अपना सिर लिविंग रूम के दरवाजे की ओर घुमाया ताकि वह देख सके कि वे कब वापस आती हैं। उन्होंने ज्यादा आराम नहीं किया और जल्द ही वापस आ गईं। ग्रेटा ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और लगभग उन्हें सहारा देकर ला रही थी। अब हम क्या ले चलें? ग्रेटा ने कहा और चारों तरफ देखा। उसकी नज़र दीवार पर ग्रेगोर से मिली, शायद सिर्फ इसलिए कि माँ वहां थीं। वह शांत रही, अपना चेहरा मांग की तरफ झुका लिया ताकि वे पीछे मुड़ कर न देखें, और कहा, हालांकि उसकी आवाज़ में जल्दबाजी और कंपन था, चलो थोड़ी देर के लिए लिविंग रूम में वापस चलते हैं। ग्रेगोर समझ गया कि ग्रेटा के दिमाग में क्या है। वह माँ को सुरक्षित जगह ले जाना चाहती थी और फिर उसे दीवार से नीचे भगाना चाहती थी। ठीक है, वह कोशिश कर सकती है। वह अपनी तस्वीर पर जमा रहा। वह ग्रेटा के चेहरे पर कूदने के लिए तैयार था, लेकिन ग्रेटा के शब्दों ने माँ को चिंता में डाल दिया। वे एक तरफ हट गईं और दीवार के फूलों वाले वॉलपेपर पर एक विशाल भूरा धब्बा देखा। इससे पहले कि उन्हें समझ आता कि यह ग्रेगोर है, वे चीखीं, हे भगवान! हे भगवान! बाहें फैलाकर वे सोफे पर ऐसे गिर गईं जैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया हो और वहीं बेसुध पड़ी रहीं। ग्रेगोर! उसकी बहन चिल्लाई, उसे घूरते हुए और अपनी मुट्ठी हवा में लहराते हुए। यह पहला शब्द था जो उसने ग्रेगोर के बदलने के बाद उससे सीधे बोला था। वह माँ को होश में लाने के लिए दूसरे कमरे से कोई दवा या स्मेलिंग सॉल्ट्स लेने भागी। ग्रेगोर भी मदद करना चाहता था। वह अपनी तस्वीर बाद में बचा सकता था, हालांकि वह शीशे से बुरी तरह चिपका हुआ था और उसे खुद को जबरदस्ती छुड़ाना पड़ा। फिर वह भी दूसरे कमरे में भागा, जैसे कि पुराने दिनों की तरह अपनी बहन को सलाह दे सके, लेकिन उससे बस उसके पीछे बेकार खड़ा रहना पड़ा। वह कई बोतलों में देख रही थी। जब वह मुड़ी तो ग्रेगोर को देखकर डर गई। एक बोतल जमीन पर गिरकर टूट गई। एक कांच का टुकड़ा ग्रेगोर के चेहरे पर लगा और कोई जलन वाली दवा उस पर गिर गई। अब बिना और देर किए ग्रेटा ने जितनी बोतलें हो सकीं उठाईं और माँ के पास भागी। उसने पैर से दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। अब ग्रेगोर अपनी माँ से अलग हो गया था, जो उसकी वजह से शायद मौत के करीब थी। वह दरवाज़ा नहीं खोल सकता था क्योंकि वह बहन को भगाना नहीं चाहता था और बहन को माँ के पास रहना था। उसके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। चिंता और आत्मग्लानि से भरा हुआ वह रेंगने लगा। वह हर चीज़ पर रेंगा, दीवारों पर, फर्नीचर पर, छत पर, और अंत में जब पूरा कमरा उसके चारों ओर घूमने लगा, तो वह निराश होकर डाइनिंग टेबल के बीच में गिर गया। वह थोड़ी देर वहां सुन्न और स्थिर लेटा रहा। चारों तरफ सन्नाटा था। शायद यह एक अच्छा संकेत था। तभी दरवाजे पर कोई आया। नौकरानी ने तो खुद को रसोई में बंद कर लिया था, इसीलिए ग्रेटा को ही दरवाजा खोलना पड़ा। पिता घर आ गए थे। क्या हुआ? उनके पहले शब्द थे। ग्रेटा की हालत देखकर उन्हें सब समझ आ गया होगा। उसने दबी हुई आवाज में जवाब दिया और अपना चेहरा उनकी छाती में छिपा लिया। माँ बेहोश हो गई थी, पर अब ठीक है। ग्रेगोर बाहर निकल आया था। जैसा मैंने सोचा था, पिता ने कहा। जैसा मैंने हमेशा कहा था, पर तुम औरतों ने मेरी एक न सुनी। ग्रेगोर को समझ आ गया कि ग्रेटा ने पूरी बात नहीं बताई और पिता ने इसका मतलब यह निकाला कि कुछ बुरा हुआ है, कि उसने कोई हिंसक हरकत की है। इसका मतलब था कि अब ग्रेगोर को पिता को शांत करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि उसके पास समझाने का समय नहीं था और न ही यह मुमकिन था।
इसलिए वह अपने कमरे के दरवाजे की ओर भागा और उससे सटकर खड़ा हो गया, ताकि जब पिता हॉल से आए तो वे तुरंत देख सकें कि ग्रेगोर के इरादे अच्छे हैं और वह बिना देर के अपने कमरे में वापस जाने को तैयार है। उन्हें उसे खदेड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस दरवाज़ा खोलना होगा और वह गायब हो जाएगा। लेकिन पिता इस समय ऐसी बारीकियों पर ध्यान देने के मूड में नहीं थे। आह! वे चिल्लाए, जैसे ही वे अंदर आए। उनकी आवाज़ में गुस्सा और खुशी दोनों थी। ग्रेगोर ने अपना सिर दरवाजे से पीछे खींचा और पिता की ओर उठाया। उसने वाक़ई नहीं सोचा था कि पिता वैसे दिखेंगे जैसे वे अभी खड़े थे। हाल ही में रेंगने की अपनी नई आदत की वजह से उसने बाकी घर में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देना छोड़ दिया था, जैसा वह पहले करता था। उसे बदलाव की उम्मीद करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी क्या यह वाक़ई उसके पिता थे? वही थके हुए आदमी जो ग्रेगोर के बिज़नेस ट्रिप से लौटने पर अपने बिस्तर में दबे रहते थे, जो शाम को घर आने पर नाइट गाउन में आर्म चेयर पर बैठकर उसका स्वागत करते थे, जो खड़े होने में भी मुश्किल महसूस करते थे और खुशी जताने के लिए बस अपने हाथ उठा देते थे। और साल में 1-2 बार जब वे रविवार या छुट्टी के दिन साथ सैर पर जाते, तो अपने ओवरकोट में कसकर लिपटे हुए ग्रेगोर और मांग के बीच हमेशा थोड़ा पीछे चलते थे, जो उनके लिए पहले ही धीरे चल रहे होते थे। अगर उन्हें कुछ कहना होता, तो वे हमेशा रुक जाते और अपने साथियों को इकट्ठा कर लेते। लेकिन अब वे बिल्कुल सीधे खड़े थे। उन्होंने एक शानदार नीली वर्दी पहनी हुई थी, जिसमें सोने के बटन थे, जैसी बैंक के कर्मचारी पहनते हैं। कोट के ऊंचे, सख्त कॉलर के ऊपर उनकी मजबूत डबल चिन्ह दिख रही थी। उनकी घनी भौहों के नीचे उनकी काली आंखें ताजगी और सतर्कता से चमक रही थीं। उनके हमेशा बिखरे रहने वाले सफ़ेद बाल अब बड़े करीने से कंघी किए हुए थे। उन्होंने अपनी टोपी, जिस पर शायद किसी बैंक का सोने का मोनोग्राम था, उतार कर सोफे पर फेंक दी। अपने दोनों हाथ पतलून की जेबों में डाले, अपने लंबे कोट के निचले हिस्से को पीछे धकेलते हुए वे दृढ़ता से ग्रेगोर की ओर बढ़े। शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वे क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पैर असामान्य रूप से ऊपर उठाए। ग्रेगोर उनके जूतों के विशाल तलवों को देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने उस पर समय बर्बाद नहीं किया। वह अपनी नई जिंदगी के पहले दिन से ही जानता था कि पिता को लगता है कि उसके साथ हमेशा बेहद सख्त होना जरूरी है, और इसलिए वह पिता के सामने भागा। जब पिता रुके, तो वह भी रुक गया, और जब वे थोड़ा सा भी हिले, तो वह फिर आगे बढ़ा। इस तरह वे कमरे में कई बार घूमे बिना किसी नतीजे पर पहुंचे। यह सब इतना धीरे हो रहा था कि यह पीछा करने जैसा भी नहीं लग रहा था। ग्रेगोर इस पूरे समय फर्श पर ही रहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह दीवार या छत पर भागा, तो पिता इसे उकसाने वाली हरकत मानेंगे। ग्रेगोर को मानना पड़ा कि वह ज्यादा देर तक यह भाग दौड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिता के एक कदम के बदले उसे कई बार अपने पैर चलाने पड़ रहे थे। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उसके फेफड़े तो पहले भी बहुत भरोसेमंद नहीं थे। अब जब वह भागने के लिए अपनी सारी ताकत जुटाने की कोशिश में लड़खड़ा रहा था, तो वह मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा था। उसके विचार इतने धीमे हो गए थे कि उसे भागने के अलावा बचने का कोई और तरीका सूझ ही नहीं रहा था। वह लगभग भूल ही गया था कि दीवारें भी हैं जिनका वह इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि यहाँ वे नक्काशीदार फर्नीचर से ढकी थीं। तभी उसके बिल्कुल पास धीरे से फेंकी गई कोई चीज नीचे गिरी और लुढ़क कर उसके सामने आ गई। वह एक सेब था। फिर तुरंत दूसरा सेब उसकी तरफ उड़ा। ग्रेगोर सदमे में जम गया। अब भागने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पिता ने उस पर बमबारी करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने साइड बोर्ड पर रखे कटोरे से अपनी जेबें फलों से भर ली थीं, और अब बिना निशाना साधे एक के बाद एक सेब फेंक रहे थे। ये छोटे लाल सेब फर्श पर लुढ़क रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे, जैसे उनमें बिजली की मोटर लगी हो। एक सेब जो ज्यादा ताकत से नहीं फेंका गया था, ग्रेगोर की पीठ से टकराकर फिसल गया और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उसके तुरंत बाद आया दूसरा सेब सीधे उसकी पीठ में धंस गया। ग्रेगोर खुद को घसीट कर आगे ले जाना चाहता था, जैसे कि जगह बदलने से वह उस हैरान करने वाले अविश्वसनीय दर्द को खत्म कर सकेगा। लेकिन उसे लगा जैसे उसे कील से वहीं ठोक दिया गया हो। वह वहीं फैल गया। उसके सारे होश उड़ गए। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी उसके कमरे का दरवाजा खुलना। उसकी बहन चिल्ला रही थी, उसकी माँ ब्लाउज में, क्योंकि बेहोश होने पर बहन ने सांस लेने में आसानी के लिए उनके कुछ कपड़े ढीले कर दिए थे। पिता की ओर भागी।
उनके स्कर्ट एक-एक करके ज़मीन पर गिर रहे थे और उन स्कर्टों में उलझते हुए वे पिता तक पहुँची, उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और उनसे पूरी तरह लिपट गईं। अब ग्रेगोर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनके हाथ पिता के सिर के पीछे थे और वे ग्रेगोर की जान बख्शने की भीख माँग रही थीं।